हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक थूल द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और इन दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स यानी सप्ताह समसमायिकी की होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा जो मुख्य फोकस होता है वो होता है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। ये वीडियो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई के लिए, पीईबी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम जैसे पटवारी, जेल प्रहरी, कांस्टेबल और राज्य स्तर के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए। आज हम 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरी पूरी एकेडमी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। इस राष्ट्रीय पर्व पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। हालांकि कोरोना संकट की वजह से कार्यक्रम में इतनी भव्यता नहीं थी, मतलब जैसे हर साल भव्य रूप से आयोजित किया जाता है वैसा नहीं था। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने इस बार जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसको कैसे सेलिब्रेट किया। पर अगर मैं बात करूं, इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया और उन्हें अपने संबोधन की शुरुआत जो कोरोना संक्रमण से सरकार कैसे निपट रही है इस बात पर चर्चा करते हुए शुरू की। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में किन किन बातों को पे चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए जो सरकार और जनता के सहयोग से आईआईटीटी अर्थात आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट और ट्रीट के बारे में चर्चा की। इसको हमने पिछली कक्षाओं में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद उन्होंने जीवन अमृत योजना, जिसके तहत होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जीवन अमृत योजना की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा हो कि सरकार की तरफ से जो विभिन्न प्रकार के काढ़ों के पैकेट निःशुल्क बांटे जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद उन्होंने किल कोरोना अभियान जो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चला और किल कोरोना अभियान 2 जो 1 अगस्त से आरंभ हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसके बारे में चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने सहयोग से सुरक्षा अभियान, इसके बारे में चर्चा की और अपने 5P का मंत्र दिया। 5P की अगर मैं बात करूं तो ये है प्रमोट यानी सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना, फिर है परपेचुएट यानी परिवर्तित व्यवहार को स्थायी बनाना, यानी कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है, जैसे कि अब हम बार बार हाथ धो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है इसको स्थायी बनाना। प्रोपोगेट का मतलब है इस संकट की स्थिति में जो भ्रामक प्रचार चल रहे हैं उनका खंडन करना, जो गलत जानकारियाँ हैं। पार्टिसिपेट का मतलब है कि इस महामारी की रोकथाम के लिए जो जनता है उसका सहयोग प्राप्त करना, यानी हर एक का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। प्रोटेक्ट, इस प्रोटेक्ट के तहत अगर मैं बात करूं तो प्रोटेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि जिस व्यक्ति को संक्रमण हुआ है और संक्रमण के बाद वो या स्वस्थ हो गया है या इलाज चल रहा है, तो ऐसे मरीजों के साथ जो भेदभाव होता है, ऐसा भेदभाव ना हो, उससे उनको बचाना। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर उन्होंने श्रम सिद्धि अभियान की बात की। इस कोरोना संक्रमण की वजह से काफ़ी सारे लोग जिनके सामने रोज़गार की समस्या थी, तो उसके लिए जो चलाया गया श्रम सिद्धि अभियान था, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। रोजगार सेतु पोर्टल के बारे में बात की। रोजगार सेतु पोर्टल के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जिसमें कि जो रोज़गार देने वाले हैं उनकी भी जानकारी होती है और जिन्हें रोज़गार प्राप्त करना है उनकी भी जानकारी होती है, ठीक। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर योजना, इसके बारे में चर्चा। इसके तहत ये होता है कि 10,000 का ऋण जो स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि सड़कों पे फेरी लगाकर जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उनको 10,000 रुपये तक की ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो ब्याज मुक्त होता है। इसी के साथ उन्होंने कामगार सेतु पोर्टल की भी बात करी। कामगार सेतु पोर्टल बिल्कुल रोजगार सेतु पोर्टल की तरह है, जिसमें आप काम देने वाले और काम प्राप्त करने वाले दोनों की जानकारी होती है, जिससे
दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री संबल योजना की बात की। संबल योजना को कहा जाता है कि इसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स या लाभ प्राप्त होते हैं वो जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक मिलते रहते हैं। संबल योजना की अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चरों में, अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो संबल योजना को हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी, उसके हर एक पॉइंट्स को डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की। वन नेशन वन राशन कार्ड पर भी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है पुराने वीडियोज़ में। शून्य ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने की बात कही गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको बढ़ावा देने की बात की गई और इसे प्रदेश में 100% लागू करने की बात की। प्रधानमंत्री कृषि अधोसंरचना निधि के द्वारा, इस निधि के तहत जितना भी पैसा मिलेगा प्रदेश को, उससे प्रदेश सरकार जो वेयर हाउस है, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, जो ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स हैं, ई ट्रेडिंग्स हैं, सप्लाई चेन हैं, उन सब का निर्माण प्रदेश में किया जाएगा। सवेरा योजना और अन्य जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको मंजूरी दी गई और कहा गया इन पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके बाद उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, उसके बारे में, ग्रीन ऑपरेशन योजना उसके बारे में, हर्बल खेती संवर्धन, मधुमक्खी पालन और फसलोत्तर प्रबंधन योजना, यानी फसल के उत्पादन के बाद जो प्रबंधन करना है उसके बारे में जो योजनाएं चलाई जाती है उस पर भी विस्तार से मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ये जो पूरी योजना होगी, इसके तहत जो प्रदेश के मछुआरे हैं उनकी आय को दुगना किया जाएगा। यानी कि ये जो 3 साल का टारगेट लिया जा रहा है तो इस 3 साल के टारगेट में ये भी शामिल किया जाएगा कि हम जो हमारे मछुआरे हैं उनकी आय को दुगना करें। इसके लिए जो मछुआरे हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ये बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड की तरह होगा। और साथ ही जो मछुआरे हैं उन्हें निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशुधन की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए जो दुग्ध सरकारी समिति है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनको और सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसी के साथ दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान हैं उन्हें क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ये बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड की तरह होंगे। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण की बात की। महिला सशक्तिकरण के तहत जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें और प्रबल और उन्हें और सुदृढ़ करने की बात की गई। इसी के साथ उन्होंने जो स्व सहायता समूह हैं उनके माध्यम से जो छात्र और छात्राओं को जो गणवेश प्रदेश सरकार मुफ्त या निःशुल्क प्रदान करती है, तो अब वो जो गणवेश है यानी कि उनकी यूनिफॉर्म्स जो होती है, स्कूल में जो ड्रेस लगती है जो सरकार की तरफ से मिलती है, अब उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद जीवन शक्ति योजना की बात की गई। जीवन शक्ति योजना के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर मैं फिर से बता दूं तो जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं हैं वो घर बैठकर मास्क हो गया, पीपीटी किट हो गया या इस तरह की चीज़ों को बनाती है, विशेषकर मास्क बनाती है। और सरकार शायद 11 रुपये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से उन महिलाओं से वो मास्क खरीदती है। आगे बढ़ते हैं। उसके ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की। उसके बाद उन्होंने आदिवासी जो समुदाय हैं उनके बारे में बात की। आदिवासी समुदाय के लिए उन्होंने वन अधिकार के पट्टे देने की बात की। इसी के साथ उन्होंने जो आदिवासी जो विशेषकर साहूकारों के ऋण के तले दबे होते हैं तो उनको उस ऋण से मुक्त करने के लिए योजनाओं के बारे में बात की। जो लघु वनोपज हैं, लघु वनोपज यानी कि जो ऐसी उपज जो वनों से प्राप्त होती है, जैसे कि आप गोंद हो गया, लाख हो गया, तो इस तेंदुपत्ता हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लघु वनोपज में आ जाती है। जड़ी बूटियाँ हो गई, इनको सरकार खरीदती है, तो सरकार जिस रेट पे खरीदती है उसके मूल्य में वृद्धि करने की बात की गई। इसी के साथ इन उपजों पर बोनस देने की भी बात की गई। आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने सरकार ने जो अभी मुद्दा चल रहा है सरकार और माननीय उच्च न्यायालय के मध्य ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो उसके बारे में कहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण को 14% से लेकर 27% बढ़ाने का जो अपना प्रयास कर रही है वो अपना एक मजबूत पक्ष रखेगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने SC ST OBC घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियों के बारे में
बात करते हुए ने कहा कि जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाएगा, साथ ही इनके लिए जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय है उनके संचालन को भी प्रबल किया जाएगा और साथ ही और ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में इस तरह के विद्यालय खोले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने जो EWS हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति की बात की और नौकरी तथा अन्य क्षेत्रों में उनके आरक्षण की भी बात की। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की बात करी, जिसके तहत प्रत्येक घर में पेयजल की सुविधा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसके बारे में बात की गई। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय और हमारा घर इसकी बात की, जिसके तहत दूरदर्शन के कार्यक्रमों के द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनको घर पे ही बैठ के पढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ जो मेधावी छात्र हैं 12वीं के जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं उनको 25,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप और साथ में लैपटॉप देने की बात की। इसी के साथ जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल विज्ञान को लेकर रुचि पैदा करने के लिए जो मांडू है हमारा, वहाँ पर एस्ट्रो पार्क बनाने की बात की। उसी के साथ प्रदेश में तारामंडल और सौर मंडल जो गैलेक्सीज वगैरह बनाई जाती है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमारी गैलेक्सी काम करती है, कैसे हमारा सौर मंडल काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश सरकार में जो 200 महाविद्यालय है वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस स्थापित की जाएगी और जो 50 महाविद्यालय है वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य तेज किया जाएगा। आगे चलते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। फिर उन्होंने बात की ऊर्जा के क्षेत्र में, उन्होंने रीवा सोलर पावर प्लांट बन गया है उसके बारे में चर्चा की। उसी के साथ उन्होंने कहा कि ओमकारेश्वर में भी 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट होगा। इसी के साथ मुरैना, छतरपुर, आगर, शाजापुर, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे और प्रदेश में लगभग 4400 मेगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने चंबल एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे के काम को तेज़ी से पूरा करने की बात की। प्रदेश में जो गारमेंट क्षेत्र है, रेडीमेड गारमेंट जो क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए संयंत्र, यंत्र और भवन, इन सबको मिलाकर अगर कोई 25 करोड़ या उससे अधिक का निवेश करता है तो उसे मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई माना जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में लागू करते हुए और इसे सफल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो MSME हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उद्योग की जो स्थापना है उसको सरल बनाया जाएगा और स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा कि 30 डेज में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रदेश है, प्रदेश में कुटीर और जो ग्राम उद्योग है इनका पूरा जाल बिछा जाएगा। इसी के साथ इन कुटीर उद्योगों और ग्राम उद्योगों को जो मृगनयनी है और विंध्य वैली ब्रांड है इससे जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए नवीन खनिज नीति को बनाने का कहा है। ऐसी नवीन खनिज नीति बनाई जाएगी जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर होगी। इसके बाद प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क और संभागीय स्तर पर 10 नए ITI खोले जाने की बात कही। महाविद्यालयों में इनोवेशन सेंटर खोलने की बात की गई और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम देश के जो युवा हैं उन्हें रोज़गार देने वाला बनाएंगे, ना कि रोज़गार लेने वाला। इसके बाद उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के बारे में बात की। पर्यटन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रदेश में अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा, डायमंड टूर, साड़ी मेकिंग टूर, इस सब थीम के आधार पर पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पर्यटन को और बढ़ाने के लिए चित्रकूट से अमरकंटक तक जो रामगमन पथ है उसका विकास किया जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बफर में सफ़र, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने सिंगल सिटीजन डेटाबेस, इसकी बात की। सिंगल सिटीजन डेटाबेस को हमने पहले भी डिटेल में चर्चा किया था, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। सिंगल सिटीजन डेटाबेस के आधार पर जो ये कहा गया है कि जितने भी प्रदेश के वासी हैं उनका एक सिंगल डेटाबेस बना जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए आज मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैंने जो एक बार अपने डॉक्यूमेंट दे दिए वो सब डेटाबेस में फीड होंगे। उसके बाद मान लीजिए राशन कार्ड के अलावा मुझे अब कोई मान लीजिए किसी और
योजना के तहत अपने आप को पंजीकृत करवाना है तो होगा ये कि मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, सरकार के पास ऑलरेडी वो डाटा या वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भू अभिलेख तैयार करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करवाए जाएंगे और भू अभिलेख तैयार किया जाएगा, और जो जिनकी जहाँ ज़मीनें हैं सर्वे के बाद उनको उनके पट्टे और दस्तावेज उनके ज़मीन से संबंधित उनको दिए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि की खरीद फरोख्त है वो जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में जो अपराध है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति इसको अपनाया जाएगा। FIR आपके द्वार इस नीति को अपनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप किसी वजह से या कोई व्यक्ति किसी वजह से FIR करने के लिए थाने तक नहीं जा पाता या झिझक रहा है या उसे डर है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं पुलिस विभाग के वो खुद उस व्यक्ति पीड़ित तक जाएंगे और वहाँ पर FIR दर्ज करेंगे। इसी के साथ अंत में उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जनता से सुझाव मांगे। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है और आप सरकार को अपने सुझाव देना चाहते हैं तो mp.mygov यानी mygov.in पर जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद जय हिंद जय मध्य प्रदेश के साथ उन्होंने अपना संबोधन समाप्त किया। तो ये था मुख्यमंत्री जी का 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर प्रदेश को संबोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आत्मनिर्भर स्वस्थ मध्य प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको उनकी एक मीटिंग में उन्होंने प्रधानमंत्री के सबके लिए स्वास्थ्य जो उनकी संकल्पना है, उनके जो सोच है कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके बारे में बात की। उसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी के 2025 तक का जो टीबी मुक्त भारत का जो मिशन है उसके बारे में चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर वेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसके बारे में कहा और कहा कि जो प्रदेश है, प्रदेश में लगभग 10,000 वेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं, जिसमें से अब तक 2,986 वेलनेस सेंटर स्थापित हो चुके हैं। टेलीमेडिसिन की बात की। टेलीमेडिसिन का जो नई चिकित्सा पद्धति है इसका उपयोग किया जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को भी प्रदेश में प्रमोट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर के खबरों को। 8 अगस्त को श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने देश की पहली किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये जो ट्रेन है ये महाराष्ट्र के नासिक से बिहार के दानापुर तक का सफ़र तय करेगी। इसका उद्देश्य ये था कि जो किसान हैं, किसानों के जो फसलें हैं, ख़ासतौर से ऐसी फसलें जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गई, उनको जल्दी से जल्दी उनके गंतव्य तक पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, इन्होंने ऐसे 101 रक्षा उत्पादों की लिस्ट तैयार की है जो पहले भारत को बाहर से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन अब उनका निर्माण भारत में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूं तो नई शिक्षा नीति के तहत जो यूनिवर्सिटी है, अब वो कोई भी एक यूनिवर्सिटी 300 से अधिक जो कॉलेजेस हैं उनको मान्यता नहीं दे पाएगी। इसी के साथ सरकार ने कहा है कि अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वो नई यूनिवर्सिटीज़ को भी स्थापित करेगी। अगली खबर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई थी। 8 अगस्त को इसको लगभग 84 साल पूरे हो गए हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये बंगाल टाइगर यानी बंगाल बाघ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो पुराना नाम था ये था हेली नेशनल पार्क। बाघ परियोजना की अगर मैं बात करूं तो बाघ परियोजना भी इसी नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो नेशनल पार्क की हमने बात की ये भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष के बारे में।
प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर मैं इनके बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एमबीए विभाग के डीन रह चुके हैं। इसी के साथ ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रदीप कुमार जी को निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना जी ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 313 से लेकर 323 तक इसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कैग से, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। अभी जेसी मुर्मू जो पहले पूर्व में जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे, उनको नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके बारे में दिया गया है। इसके पूर्व राजीव महर्षि जी थे जो 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, और ये जो जीसी मुर्मू जी हैं ये 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूँ अंडमान और निकोबार में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है उसके बारे में। अभी इस योजना को पूरा कर लिया गया है और इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इसकी अगर मैं बात करूं तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि जो हमारा डाटा केबल होता है, जो जिसके माध्यम से हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, इसकी जो पूरी केबल है इसको बिछाई गई वहाँ पर। ये चेन्नई से लेकर पूरा जो हमारा अंडमान निकोबार वाला इलाका है वहाँ पर पूरा बिछाया गया इसको। इस योजना को 30 सितंबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसे अपने लक्षित समय में इसे प्राप्त किया गया। लगभग 23 किलोमीटर लंबी ये पूरी केबल बिछाई गई। देखिए ये जो पिक्चर्स में जैसा आप देख सकते हैं, ये है चेन्नई और ये है आपका अंडमान निकोबार क्षेत्र। ये जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए अंडमान अगर निकोबार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। कार निकोबार, छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर इंटरनेट या इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब ये जो केबल बिछा दी गई है, इंटरनेट की केबल आप इसे कह सकते हैं। तो ये जो केबल बिछा दी गई है, इसके बाद अब यहाँ पर प्रॉपरली जो इंटरनेट है उसकी सुविधाएं हो जाएगी। इसका लाभ ये होगा कि यहाँ पर अब जो पर्यटन है उसको और बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ इस क्षेत्र में जो आने वाले भूकंप हो गए या इस क्षेत्र में आने वाले तूफान होते हैं, तो इनके बारे में जो सूचना है वो तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दी जा सकेगी। थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसा था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में जो पूरा इस तरह से समुद्रों के बीच में ये पूरी केबल लाइन बिछाई गई। पानी के अंदर ये जिसको हम कहते हैं पनडुब्बी यानी सबमरीन्स केबल लाइन, तो ये पूरा सबमरीन्स केबल सिस्टम यहाँ बिछाया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से होती है। इसके अंदर और छोटी छोटी केबल्स होती है। कहते हैं हमारे सर के जो बाल होते हैं उतनी पतली होती है ये केबल्स, और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से पूरा आईने की तरह परत लगी होती है। फिर क्या होता है कि जो भी हम डाटा यानी कि जो भी हम चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक मैसेज भेजा, तो वो लाइट के फॉर्म पे यानी कि प्रकाश के रूप में इस नली से होकर जाएगा और ये पूरी तरह से यहाँ से टकराते हुए दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि दूसरी तरफ अगर आप होंगे तो आपको मेरा मैसेज मिल जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम काम करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है स्पोर्ट्स से। क्रिकेट किससे, तो क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो जो T20 का वर्ल्ड कप होना है उसकी मेज़बानी अब भारत करेगा 2021 में। इसी के साथ 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप होने था ऑस्ट्रेलिया में, उसको स्थगित कर दिया गया है और अब ये वर्ल्ड कप 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है रूस से। रूस की अगर मैं बात करूँ तो रूस ने अभी कहा है कि अगर कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमला करता है तो वो उस पर परमाणु हमला करेगा। परमाणु हमले की अगर मैं बात करूं
तो भारत की परमाणु हथियारों को लेकर एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, यानी कि पहले हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत की जो परमाणु हथियारों को लेकर नीति ये है कि हम तब तक अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कोई हम पर ऐसा नहीं करता या हम पर कोई परमाणु हमला नहीं करता। हाल ही में कुछ समय पहले जब हमने डिस्कस किया था, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा था कि ये नीति ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस नीति पर ही कायम रहें कि जब तक हम पर हमला नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। देश को अगर ऐसा लगता है कि हमें परमाणु हमले करने की ज़रूरत है तो हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है मार्स परसिवरेंस रोवर मिशन के बारे में। इस मिशन को अभी नासा ने लॉन्च किया। इस मिशन की अगर मैं बात करूं तो इस मिशन को भेजा गया है मंगल पर। इसमें एक रोवर होगा और इसी के साथ वहां पर एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। परसिवरेंस नाम एक रोवर भेजा गया है। रोवर की अगर मैं बात करूं तो जैसे भी यहाँ से जब भी कोई मिशन भेजा जाता है किसी दूसरे ग्रह पर या उपग्रह पर, तो एक लैंडर होता है जो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर ग्रह या उपग्रह की लैंड पर यानी ज़मीन पर जाकर लैंड हो जाता है। फिर उसके अंदर से एक रोवर निकलता है। रोवर का मतलब है कि जो घूम फिर सकता हो। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये रोवर है। ये रोवर क्या करेगा कि एक तरह से जैसे ना आपने बच्चों वाली रिमोट से चलने वाली टॉय कार्स वगैरह देखी होगी ना, जो रिमोट से चलती है, तो इस तरह से ही लगभग ये होती है। तो ये क्या करता है, ये उसके आसपास के क्षेत्र पर घूमता है और वहाँ से मिट्टी के नमूने, हवा के नमूने, चट्टानों के नमूने उनको कलेक्ट करता है। लेकिन इस बार जो नासा ने मंगल में मिशन भेजा है उसमें खासियत ये है कि उन्होंने रोवर के साथ साथ इंजीन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा है, जो आप ये देख सकते हैं इमेज में। ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा कि जो उस आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे ये लैंड करेंगे, उसके आसपास के क्षेत्र में 6 फीट से लेकर 10 फीट की हाइट तक ये यहाँ पर आसपास ऐसे मंडराता रहेगा और मंडराते हुए ये वहाँ की जो हवा है उसके नमूने लेगा, आसपास की ज़मीन को स्कैन करेगा और मिट्टी के और जो हवा में धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनका सैंपल लेता रहेगा। इस पूरे मिशन का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि मंगल पर जो जीवन है उसकी खोज करना, जीवन की संभावनाओं पर खोज करना, खास तौर से जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी खोज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे खास दिवस के बारे में। हम बात करेंगे 12 अगस्त की। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस की तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब आपके लिए सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ये किस महापुरुष के सम्मान में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं तो वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व युवा सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके बाद 12 अगस्त सन 2000 से इसे मनाना शुरू किया गया। 2020 की अगर मैं थीम की बात करूं तो इस बार थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यानी कि ग्लोबल जो एक्शन हो रहे हैं उनके साथ यूथ को इंगेज करना। इसी के साथ युवाओं के जो प्रवासन है यानी कि जो उनका माइग्रेशन है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनके समाधान को भी इस दिन पर तलाशने की कोशिश की जाती है। अगर युवाओं के माइग्रेशन की बात करूं तो माइग्रेशन सबसे ज़्यादा युवाओं में होता है, विशेषकर तब जब वो किसी रोज़गार के लिए जाते हैं। और भारत जैसे देश की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है महिलाओं का, और वो माइग्रेशन होता है उनके विवाह की वजह से। 2019 की बात करूं तो 2019 में जब इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था तो यूथ एजेंडे पर भी चर्चा की गई थी। इस दिवस पर जो युवा हैं उनको शिक्षित बनाने का जो संकल्प है उसको दोहराया जाता है। इसी के साथ जो सतत विकास है उसमें युवाओं की जो भूमिका है उसको सुनिश्चित किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में, अगर किसी भी देश में अगर उसका युवा है, अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है तो आगे चल के देश जो है उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसी के साथ इस दिवस पर जो युवा हैं उनके जो कर्तव्य हैं उनसे भी उनको अवगत कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और
खास दिन है वो है 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस की अगर मैं बात करूं तो जो शब्द आदिवासी है इन्हें अत्विका, वनवासी, मूलवासी इन नामों से भी जाना जाता है। और अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो इनकी एक विशेष संस्कृति होती है, इनका एक खुद का रहन सहन होता है, इनकी खुद की धार्मिक परंपराएं होती है, इनकी खुद की एक अलग वेशभूषा होती है, भाषा होती है। इन्हीं विशेष संस्कृति को, इनके अस्तित्व को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। अगर मैं विश्व भर की बात करूं तो विश्व भर में 5000 से अधिक आदिवासी बोली और भाषाएं हैं। आदिवासी लोगों की अगर मैं बात करूं तो इनका एक खुद का एक धार्मिक झंडा होता है। ये जो झंडा होता है इसको ये प्रायः अपने जो खेत होता है, जो धार्मिक स्थल होते हैं, जो पूजा स्थल होते हैं, जो घर होता है वहाँ पर लगाते हैं। इन झंडों पे आपको तरह तरह के चित्र होते हैं, विशेष करके जैसे चाँद, सूरज, तारे, इस तरह के प्रतीक उसमें मनाए जाते हैं। लेकिन किसी विशेष रंग को ये फॉलो नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी विशेष समुदाय का झंडा जो है पीला ही होगा या नीला ही होगा। अगर टोटल आबादी की बात करूं तो पूरे विश्व में 37 करोड़ के लगभग जो आदिवासी हैं वो निवास करते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 12 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं, जिसमें 700 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। इन समुदाय की सभी की अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइबल हेल्थ इंश्योरेंस की रिपोर्ट की, इसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा जो आदिवासी जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में रहती है। उसके बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उड़ीसा में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 आदिवासी जनसंख्या है। ये मैं जो आपको आंकड़े दे रहा हूँ ये 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहा हूँ। अगर कुल प्रतिशत देखा जाए तो प्रदेश की जनसंख्या का 21.1% जो है वो आदिवासी जनसंख्या है, यानी कि कहा जाए तो पाँचवा भाग जो है प्रदेश की जनसंख्या का वो आदिवासी है। प्रदेश में कुल 43 आदिवासी समूह पाए जाते हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा है वो है भील भिलाला, 59 लाख से ज़्यादा जिनकी संख्या है। उसके बाद है गौड़ जो 50 लाख से ज़्यादा हैं। उसके बाद है कोल जो 11 लाख के लगभग हैं। उसके बाद कोरकू जो 7 लाख के लगभग हैं। उसके बाद आते हैं सहरिया जो 6 लाख के लगभग हैं। और फिर आते हैं बैगा जो 4 लाख के लगभग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय में 40.6% जो जनसंख्या है उनकी वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, यानी कि लगभग आप आधे के आसपास कह सकते हैं कि आधे के आसपास की जो जनसंख्या है आदिवासी समुदाय में वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करती है। अन्य समुदायों की अगर मैं बात करूं, आदिवासी छोड़कर मैं और लोगों की बात करूं तो इसमें ये प्रतिशत सिर्फ 20% के आसपास है। आदिवासी समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की, जिसके माध्यम से जो आदिवासी हैं उनके द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम या उनके लिए जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं उनकी जानकारी उनको मिलती रहती है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने सहरिया, बैगा, फारिया इस तरह की जो अति पिछड़ा जनजातियां हैं उनके लिए नौकरी में अलग से व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन अधिकारों की मान्यता 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है तथा लगभग 2,21,000 से अधिक जो अनुसूचित जाति वर्ग के दावेदारों के अधिकार हैं उनको मान्य किया गया है। तो ये था आदिवासी समुदाय और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में एक छोटा सा लेख। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हमने अपना MPPSC 2020 को लेकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। अगर आप उससे संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है तो ही बाहर जाएं, घर पे रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।